Hello students, good evening. Welcome back on my YouTube channel. Today we will start our next topic of chapter number 7, that is excretory system in humans. Okay, last time we are studying about the circulatory system in which we study about the blood vessels, and after that the working of the heart, and last topic that is हार्ट बेट. ओके, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है आज हमारा दैट इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन, एक्सक्रीशन इन एनिमल्स. ओके, तो एक्सक्रीशन क्या होता है थोड़ा सा हमने इसके बारे में पढ़ लिया था. एक्सक्रीशन जब बॉडी से बाहर कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट जो है जो टॉक्सिक होता है उसको बॉडी से बाहर रिमूव किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द एक्सक्रीशन. ओके, तो एक्सक्रीशन के लिए अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग सिस्टम बने होते हैं, तो उसके बारे में इस चैप्टर में हम नेक्स्ट करेंगे. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस. तो ह्यूमन में कौन सा पार्ट है जो एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, बॉडी से बाहर टॉक्सिन को निकालने में रोल प्ले करता है. ओके, द वेस्ट विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड हैज़ टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी. एंड हाउ कैन दिस डू this be done? A mechanism to filter the blood is required. This is done by the blood capillaries in the kidney. When the blood reaches the two kidneys, it contains both the useful and harmful substances. The useful substances are absorbed back into the blood, and the waste dissolved in the water are removed as the urine. From the kidney, the urine goes into the urinary bladder through tube-like ureters. Okay, and it is stored in the bladder and it is passed out through the urinary opening at the end of the muscular tube is called the urethra. And the kidney, ureters, bladder and the urethra, they form the excretory system. तो ये देखो डायग्राम थोड़ा सा फिर मैं आपको समझाती हूँ. ये आपकी किडनीज है, ये बीन शेप की होती है. ठीक है, जैसे राजमा की शेप होती है ना, बीन शेप की होती है. और ये जो है जो आपकी लेफ्ट किडनी है वो थोड़ी ऊपर होती है, राइट किडनी थोड़ी नीचे होती है. और किडनी के साथ जो दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर लगे होते हैं जिनको यूरेटर्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? यूरेटर्स. ये क्या करते हैं, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट किडनी के अंदर बनेगा उसको यूरेटर के थ्रू जो है ब्लैडर में लेके आएगा. तो ब्लैडर जो है यहाँ पर आपका यूरिन इकट्ठा होता है. और उसके बाद है ये यूरिनरी ओपनिंग, और इसको बोलते हैं यूरेथ्रा. इसके थ्रू बॉडी से बाहर यूरिन को एक्सपेल किया जाता है. और यहाँ पर जो पाइप्स लगी है, ये पाइप क्या करती है, ब्लड को किडनी के अंदर लाने और ले जाने का काम करती है. ठीक है, क्योंकि किडनी के अंदर जो है वो क्या होते हैं, एब्जॉर्ब, मतलब एक तरीके से फिल्टर होते हैं किडनी के अंदर. जो भी वेस्ट मटेरियल है वो किडनी के अंदर रह जाता है और जो यूजफुल होगा वो वापस बॉडी में चला जाता है. ठीक है, तो किडनी जो है ना हमारी, वो मतलब उसमें जो है बहुत ही बारीक फाइन ब्लड कैपिलरीज होती है. बिल्कुल नेटवर्क बना होता है. जैसे आपकी सीव होती है, आप चाय बनाते हैं तो चाय को छानने के लिए आपके पास छन्नी होती है ना, तो वैसे ही उसमें भी ब्लड कैपिलरीज की एक सीव बनी होती है. तो वहाँ पर आपकी बॉडी का जितना भी ब्लड होता है ना वो फिल्टर होता है. जो वेस्ट मटेरियल होगा वो किडनी के थ्रू, यूरेटर के थ्रू जो है ब्लैडर में आ जाएगा, और जो यूज़फुल होगा वो वापस आपकी बॉडी में चला जाएगा. ठीक है, तो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा जो वेस्ट होता है वो यूरिन से निकलता है. ठीक है, पर कई बार हम सोचते हैं ना कि हमारी बॉडी से वेस्ट जो है वो आपकी एक्सक्रीटा जो पॉटी होती है उससे निकलता है. नहीं, वो जो है आपका बेसिकली जो आपने अनाज खाया होता है ना वही होता है. पर जो आपका वेस्ट है, जो वेस्ट मटेरियल मतलब टॉक्सिक जो चीज़ें होती हैं वो यूरिन में होती है. तभी बोलते हैं कि यूरिन को रोकना नहीं चाहिए. आपकी किडनी जो है इससे डिस्ट्रॉय हो सकती है, ख़राब हो सकती है, बॉडी में बहुत सारे इसमें माल फंक्शन आ सकते हैं. तो यूरिन जो है सबसे वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारी बॉडी का. ओके, नेक्स्ट वन है, एज अ एडल्ट ह्यूमन बीइंग नॉर्मली passes about 1 to 1.8 liter of urine in 24 hours, and the urine consists of 95% of water, 2.5% of urea and 2.5% of waste product. तो ये वेस्ट मतलब एक 24 घंटे के अंदर आप 1 या 1.25 लीटर जो है यूरिन पास कर सकते हैं. और 95% उसमें वाटर होता है, 2.5% यूरिया होता है और 2.5% उसमें वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं. We have all experienced that we sweat on the hot summer day. The sweat contain the water and the salt. And Bujo has seen that sometime in summer white patches are seen on our clothes, especially in areas like the underarms. These marks are left by the salt present in the sweat. तो होता है कई बार आप देखते होंगे गर्मियों के दिनों में जैसे आपको पसीना आता है ना, तो पसीना आने की वजह से आप देखते होंगे कि आपकी बाजू के नीचे जो है
जहाँ पर आप स्वेटिंग होती है तो बिल्कुल वाइट वाइट जैसे सॉल्ट होता है ना वैसे पैचेस आते हैं, तो वो जो है बेसिकली क्या होता है, सॉल्ट होता है जो हमारी बॉडी से निकलता है, क्योंकि जो सोडियम क्लोराइड है वो हमारी बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होता है, उससे वो जो है सॉल्ट बनता है। डज द स्वेट सर्व एनी अदर फंक्शन? वी नो दैट द वाटर kept in an earthen pot, that is matka, in cooler. This is because the water evaporates from the pore of the pot, which causes the cooling. Similarly, when we sweat, it helps to cool our body. और आप ये भी देखते होंगे कि जब आपको पसीना पड़ता है उसके बाद आपको एक ठंडक का फील होता है, ठीक है, ठंडक फील होती है ना, जैसे पसीना आपका ठंडा हो जाएगा उसके बाद ठंडा फील हो जाता है। तो वो बेसिकली क्या होता है, जो स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग होने के बाद आपकी बॉडी जो है जैसे एयर के कांटेक्ट में आती है तो आपको जो है कूल करती है आपकी बॉडी को। तो ये वाला जो फंक्शन होता है ये मटका में भी होता है, जो अर्दन पॉट होता है ना, मिट्टी का पानी, मिट्टी के बर्तन में पानी रखा होता है, तो उसमें भी आप देखते होंगे कि जैसे आपने पानी को भर के रखा उस टाइम तो बिल्कुल नॉर्मल होगा, कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि जो आपका पॉट होता है उसके बाहर जो है वेपर्स आते हैं, पानी बाहर की तरफ आना शुरू हो जाता है और आप उसको टच करोगे तो ठंडा होता है ना, तो वो इवेपोरेट होता है, ठीक है। वैसे ही आपकी बॉडी का जो स्वेटिंग होती है वो भी इवेपोरेशन होती है। पहेली वॉन्ट्स टू नो वेदर द एनिमल ऑल्सो यूरिनेट। तो पहेलियाँ पूछ रही है कि क्या और एनिमल्स भी वो भी यूरिनेट करते हैं, यूरिनेशन उनमें होता है। द वे इन विच द वेस्ट केमिकल आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एनिमल डिपेंड अपॉन द अवेबिलिटी ऑफ द वाटर। एक्वाटिक एनिमल लाइक द फिश इज एक्सेट द सेल वेस्ट as the ammonia which directly is dissolved in water. Some land animal like the birds, lizards, snake excrete the semi-liquid semi-solid white color compound that is uric acid, and the major excretive product in human is urea. तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन बेसिकली बनते हैं। तो पहली बात तो जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, जो पानी में रहने वाले जानवर होते हैं जैसे फिशीज है, वो वेस्ट मटेरियल जो निकालती है उसमें होता है अमोनिया बेसिकली, ठीक है। और वो जो अमोनिया होता है वो पानी के अंदर डिजोल्व हो जाता है और डिजोल्व फॉर्म में वो पानी में चला जाता है। और उसके बाद आते हैं कुछ एनिमल जैसे बर्ड्स होते हैं, लिजर्ड होती है, तो आपने देखा होगा कि स्नेक होते हैं, उनका जो वेस्ट होगा का ये लिजर्ड आपने देखी होगी सराउंडिंग में, तो सेमी सॉलिड होता है, मतलब प्रॉपर सॉलिड भी नहीं होगा, प्रॉपर लिक्विड भी नहीं होता, सेमी सॉलिड होता है। और वो जो है उसमें यूरिक एसिड होता है, ठीक है। यूरिक एसिड जो है वो वाइट कलर का होता है वो, और यूरिक एसिड होता है और डेंजरस होता है। बोलते हैं कि अगर लिजर्ड की जो पॉटी होती है ना, अगर वो खाने के अंदर चल जाए तो वो पॉइजन का काम करती है। तो यूरिक एसिड जो है पॉइजनस होता है। फिर आता है ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग का जो वेस्ट मटेरियल है उसको बोलते हैं यूरिया, ठीक है। तो यहाँ पर 3 तरीके के वेस्ट मटेरियल निकलते हैं, यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया। तो अमोनिया जो अगर क्वेश्चन कई बार आता है कि अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, तो एक्वाटिक। और यूरियोटेलिक दैट इज द लिजर्ड, एंड यूरिया किस में होता है, दैट इज द ह्यूमन बीइंग, ओके। Sometimes a person kidney may be stop working due to the infection of the or injury. As a result of kidney failure, waste product start accumulating in the blood, and such person cannot be survive unless their blood is filtered periodically through the artificial kidney. This process is called the dialysis. सुना होगा आपने डायलिसिस के बारे में। कई बार ऐसा होता है कि किडनी जो है काम करना बंद कर देती है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है या इंजरी हो गई तो किडनी काम नहीं करती प्रॉपरली, तो उस केस में जो है उस पर्सन की बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल होता है वो ब्लड में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो उनको जो है डायलिसिस करवाया जाता है, उनको मतलब हॉस्पिटल ले जाया जाता है, वहाँ पे मशीनों के थ्रू उनके पूरी बॉडी के जो ब्लड को पास आउट करवाया जाता है, और उसके थ्रू जो है उनकी बॉडी में जितना भी ब्लड के अंदर वेस्ट मटेरियल होगा उसको पूरा निकाल दिया जाता है, और फिर से उनकी बॉडी में जो क्लीन ब्लड होता है उन्हीं की बॉडी का उसको चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो उसको बोलता है डायलिसिस, ये मशीन के थ्रू होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट। ये तो ह्यूमन बीइंग के केस में हमने देख लिया। क्या अब प्लांट के केसेस में भी ट्रांसपोर्ट होता है, तो कैसे होता है, मतलब किस चीज़ का होता है और कैसे होता है। चैप्टर 1 में you study that the plant take the water and mineral and nutrient from the soil through the root and transport it to the leaves, and the leaves prepare the food for the plant using the water and the carbon dioxide during the photosynthesis. You also learned in 7th class chapter 6 that is food is the source of energy, and every cell of organism get energy by breakdown of glucose. The cell uses the energy to carry out the vital activities of life. Therefore, food must be made available to every cell of the organism. Have you ever wondered how water and the nutrient absorbed by the root are transported to the leaves, and how is the food prepared by the leaves carried to the different part of the plant?
कैनॉट दे कैनॉट मेक देयर फूड। अब देखो चैप्टर 1 में हमने पढ़ लिया था कि प्लांट अपना भोजन लेते हैं, वाटर होता है, मिनरल होता है, जिसके थ्रू वो सॉइल के थ्रू उसकी बॉडी में पूरा जाता है, ठीक है। लीव्स अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से, फोटोसिंथेसिस जिसको बोलते हैं, ठीक है। और इसके साथ चैप्टर 6 में हमने पढ़ा था कि जो फूड सोर्स होते हैं वो क्या है, एनर्जी सोर्स है। हर एक सेल को वो एनर्जी जानी चाहिए, और वो एनर्जी जो है वो ब्रेक डाउन उसका होता है, फिर प्लांट जो है उसका काम करता है, ठीक है। तो जो सेल्स होते हैं वो उनको जो है एनर्जी की ज़रूरत होती है, जितने भी काम करने के लिए ना पूरे बॉडी में एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो अब ये जो एनर्जी है वो हर एक सेल में जाएगी कैसे, पहुंचेगी कैसे और बनेगी, हमें पता है कि पत्तों के बीच में बनती है, पर जाएगी कैसे, ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, क्योंकि उनके पास तो नहीं है हमारी तरह ऐसा कोई डाइजेस्टिव सिस्टम इस तरीके का। तो ये कैसे पास आउट जो है होती है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल। तो अब वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। प्लांट एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल बाय द रूट। तो सबसे पहले रूट, प्लांट की रूट कहाँ होती है, सॉइल के अंदर होती है। रूट के थ्रू जो है मिनरल्स और वाटर जो है एब्जॉर्ब होता है। रूट हैव रूट हेयर्स। अब रूट के पास क्या होता है, रूट हेयर होता है। रूट है ये, रूट के पास जो है छोटी छोटी रूट हेयर्स बहुत फाइन होती है। रूट हेयर इंक्रीजेज द सरफेस एरिया द रूट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर and mineral nutrient dissolved in the water, and the root here is contact with the water present between the soil and the particle। और जो रूट हेयर होती है ना बहुत फाइन होती है, और ये वाटर एब्जॉर्प्शन के एरिया को इंक्रीज करती है, बिल्कुल हेयर लाइक होती है, और सॉइल के अंदर हर एक सेल के पास जो है हर एक पार्टिकल के पास से पहुंची होती है। कैन यू गैस हाउ द वाटर मूव फ्रॉम द रूट टू द लीव्स। तो क्या आप बता सकते हैं कि किस तरीके से वाटर मूव करता है रूट से लीव्स की तरफ। व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज प्रेजेंट इन प्लांट। तो कौन सी तरीके का ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्लांट के अंदर होता है। Bujo thinks that the plant may be have pipe to transport the water to entire plant like they have in our homes for the supply of water। तो बूजो सोच रहा है कि जैसे हमारे घर में पानी के सिस्टम के लिए पाइप्स लगी होती है, वैसे ही प्लांट में भी पाइप्स लगी होती है। अब इसको देखो आप, यहाँ पर जो है रूट हेयर है, ठीक है। ये जो आपको गोल गोल दिख रहे हैं ना, दीज आर द डिफरेंट सेल्स। और ये जो रूट हेयर होते हैं ये सॉइल के कांटेक्ट में होते हैं। और ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, दिस इज द इंटरनल पार्ट ऑफ द रूट, ठीक है। यहाँ पर जाइलम वेसल होती है, जाइलम का काम होता है पानी को ले जाने का। फ्लोएम होता है जो भोजन को ले जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पाथवे बना हुआ है जो आपके ब्लूइश कलर का दिख रहा है, दिस इज द वाटर पाथवे। और वो जो रेड कलर का दिख रहा है, दिस वन इज द फूड पाथवे। अब वाटर पाथवे हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ चलता है ज़्यादातर, क्योंकि रूट जो है उसको ऑब्जॉर्व करती है। और फूड पाथवे जो है सब डायरेक्शन में होता है, क्योंकि जो फूड है बेसिकली कहाँ बनता है, लीव्स में बनता है, और ऊपर से नीचे की तरफ को भी आता है, क्योंकि रूट्स को भी फूड की जरूरत होती है, ठीक है। Well, Bujo is right. Plant have the pipe-like vessel to transport the water and the nutrient from the soil. The vessel are made of the special cell coming from the vascular tissue, forming from the vascular tissue. A tissue is group of the cell that perform the specialized function of an organism। तो यहाँ पे दो डेफिनेशन बनती है। एक है टिश्यू। टिश्यू क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ सेल होते हैं जो स्पेशलाइज फंक्शन करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर। और दूसरा है वॉस्कुलर टिश्यू। वॉस्कुलर जो टर्म है वो रिलेटेड है किसी चीज़ को लाने और ले जाने से, लिक्विड चीज़ को, ठीक है। तो वॉस्कुलर जो टर्म होती है इसमें आपके जाइलम और फ्लोएम आता है वॉस्कुलर टिश्यू में। तो जो पाइप लाइक सिस्टम होता है प्लांट के अंदर वो भोजन को ले जाने और लाने का काम करता है, और साथ में पानी को लाने और ले जाने का काम करता है। वॉस्कुलर सिस्टम फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ जाइलम एंड न्यूट्रेंट इन द प्लांट इज कॉल्ड द जाइलम। तो बेसिकली जो पानी को ले जाने और लाने का काम करता है उसको बोलते हैं जाइलम। जाइलम फॉर्म करता है कंटिन्यूस नेटवर्क ऑफ चैनल दैट कनेक्ट द रूट ऑफ द लीव्स थ्रू द स्टेम एंड द ब्रांचेस एंड द ट्रांसपोर्ट वाटर टू द एंटायर प्लांट। तो जाइलम क्या करता है, ये कंटिन्यूस नेटवर्क बनाता है, चैनल बनाता है रूट से लीव्स के, स्टेम और ब्रांचेस के डिफरेंट पार्ट के बीच में, और वहाँ से ये जो है वाटर को पूरे प्लांट में जो है ट्रांसपोर्ट करता है। पहले से दैट हर मदर पुट द लेडी फिंगर एंड द अदर वेजिटेबल इन द वाटर इफ दे आर बी समवट ड्राई, शी वांट्स टू बी नो हाउ द वाटर एंटर इनटू देम। अब जैसे उसने पहले ने देखा होगा कि उसकी मम्मा ने जो है पानी के अंदर कुछ सीड्स को डाल दिया जब वो बिल्कुल सूखे हो जाते हैं ना। तो अब वो बोल रही है कि कैसे जो है वो सीड्स जो है वो अपने अंदर वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। यू नो दैट द लीव्स सिंथेसाइज द फूड and the food has to be transported to the different part of the plant. This is done by the vascular system that is the phloem। तो दूसरा जो vascular system होता है जिसके थ्रू भोजन जाता है उसको बोलते हैं phloem। एंड जाइलम एंड phloem दोनों जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं सब्सटेंसेस प्लांट के अंदर, ओके।
Next 7.3 activity, we would require a glass tumbler, water, a red ink, tender herbs, that is the balsam, and the blade for the activity. तो ये जो है आप इस एक्टिविटी को करने के लिए आप इसको ले सकते हैं। आपने बाल्सम का प्लांट देखा होगा, परसीन इसको बोलते हैं, ठीक है। एंड पोर वाटर टू द फिल ऑफ द थर्ड ऑफ द टम्बलर। अब आपने क्या करना है, 1/3 इसको भर देना है, कुछ ड्रॉप रेड इंक की इसमें आपने डाल देनी है, और अब आपने कट जो स्टेम है हर्ब का वो पानी के अंदर डाल देना है, और इसको आपने ऑब्जर्व करना है नेक्स्ट डे। डज एनी पार्ट ऑफ द हर्ब्स अपीयर टू बी रेड? क्या कोई पार्ट उसका रेड हो रहा है? इफ यस, हाउ डू यू थिंक द कलर रिचेज हेयर? तो क्या बता सकते हैं कि कैसे उसके उस पोर्शन तक, प्लांट के उस पोर्शन तक जो है वाटर जाता है। यू कैन कट द स्टेम अक्रॉस अ लुक फॉर द रेड कलर साइड द स्टेम। तो आप इसके स्टेम को कट कर सकते हैं। अब एक्टिविटी फिगर 7.8 बी और सी देखना है आपने, इस तरीके का आपको दिखाई देगा। फ्रॉम दिस एक्टिविटी, इसके लिए आपको जो है एक माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, ठीक है। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी कैन सी द वाटर मूव फ्रॉम द स्टेम एंड द अदर पार्ट द स्टेम कंडक्ट द वाटर जस्ट लाइक द रेड इंक मिनरल डिजॉल्व इन द वाटर ऑल्सो मूव अप द स्टेम along the water and mineral go to leaves and other plant part through the narrow tube that is xylem inside the stem। तो ये जो पानी होता है ना, ये स्टेम से डिफरेंट पार्ट तक जाता है, क्योंकि इसके स्टेम के अंदर कुछ स्पेशलाइज सेल होते हैं जिनको जाइलम बोलते हैं। ये जाइलम जो है बेसिकली वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ठीक है। सिर्फ जाइलम वाला पोर्शन ही आपको जो है रेड कलर का दिखाई देगा, क्योंकि आपने इसको वाटर के अंदर डाला हुआ है, और वाटर जो है जाइलम के थ्रू ही कंडक्ट होता है। वो जो वांट्स टू नो व्हाई द प्लांट एब्जॉर्ब द लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड दे गिव देम टू द ट्रांसपिरेशन। और क्यों प्लांट जो है ज़्यादातर पानी, बहुत ज़्यादा पानी को अपने अंदर लेते हैं और फिर ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो है बाहर निकाल देते हैं। तो ट्रांसपिरेशन क्या होती है, क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा कि प्लांट रिलीज करते हैं लॉट ऑफ वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, नॉट ऑल द वाटर एब्जॉर्ब्ड इन द यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट। द water evaporate through the stomata present on the surface of the leaves by the process of transpiration. Transpiration of the water from the leaves generate a suction pull, the same that you produce when you we suck water through a straw, which can be pull the water to great height in the tall tree. Transpiration also cool the plant। अब देखो प्लांट बेसिकली क्यों करता है ऐसा, इसकी वजह से प्लांट जो है वो ठंडा रहता है। उसके अंदर भी डिफरेंट सेल होते हैं ना, वो उनको भी जो है मतलब उनकी भी एनर्जी एक तरीके से यूज़ होती है, तो उनको कूल डाउन इससे मिलता है। जब वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करता है, तो सारा पानी तो ना प्लांट यूज़ करता है, तो उसमें बहुत सारा पानी जो है इवेपोरेट हो जाता है, और उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, ठीक है। जब वाट और वो ट्रांसपिरेशन होता है स्टोमेटा की हेल्प से। स्टोमेटा कहाँ पर होता है, लीव्स के ऊपर। तो आप देखते होंगे कि लीव्स से जो है पानी की कुछ बूंदें जो है टपकती है, तो वो क्या होता है, बेसिकली ट्रांसपिरेशन होता है, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसमें हमने डिफरेंट थिंग्स पढ़ी, जिसमें हमने सर्कुलेशन ऑफ ब्लड पढ़ा, एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट दैट इज द यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया पढ़ा, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद हमने देखा कि प्लांट में भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए सिस्टम बना होता है, जिसको वॉस्कुलर टिश्यू बोलते हैं, जिसमें जाइलम और फ्लोएम होता है, ठीक है। तो जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ा, और लास्ट टॉपिक हमने देखा दैट इज़ द ट्रांसपिरेशन। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।